आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 8वां भाग लेकर आ रहे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को। यहाँ पे राष्ट्रीय दिवस लिखा गया है, इसका मतलब कि ये राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये कुछ कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं जो आपको याद रखना चाहिए जिनको। अगला है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। इसी तरह कई और प्रश्न हैं जो कि दिवस वाले हैं और बार बार वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। इसके साथ पूछा गया है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस या फिर वानिकी हम बोलते हैं, तो ये मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी विश्व में है, जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो इस तरह ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं, हालांकि ये सभी नहीं है, इसके अलावा भी है और हमने एक विस्तृत वीडियो इस पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं दिवस से। आप हमें कमेंट करके बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन होगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है मेजर ध्यानचंद। कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। और हॉकी का जादूगर क्योंकि ये हॉकी बहुत अच्छे खेलते थे, ये भारत से थे। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग और ये 1969 में चंद्रमा पे गए थे। डेट था 20 जुलाई। और ये किसके द्वारा भेजे गए थे, मतलब कि किस देश के द्वारा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये भेजे गए थे नासा के द्वारा। नासा क्या है, तो यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, क्या आपको पता है। तो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे राकेश शर्मा। और अभी अभी इंडिया भी अपने लोगों को, इंडियन लोगों को भेजने वाला है। हालांकि ये जो पहले भारतीय इंडिया के मतलब कि इसरो द्वारा नहीं भेजे गए थे, तो अब इसरो भी कुछ लोगों को भेजेगा 2022 में और उसका नाम दिया गया है मिशन गगनयान। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब भेजा गया था। तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे भेजा गया था 1975 में रूस से, रूस के द्वारा। दरअसल जो हमारा इसरो है इसकी स्थापना लगभग 1969 के आसपास हुई और उस समय हम इतने पावरफुल नहीं थे कि हम अपना अंतरिक्ष शटल भेज सके। तो ये रूस के द्वारा भेजा गया था, लेकिन आपको नाम याद रखना है, नाम था आर्यभट्ट और ये भेजा गया था 1975 में। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो ये बान की मून नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं। इस समय है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो
एंटोनियो गुटेरेस हैं इस बार। बढ़ते हैं आगे। आगे है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सौर सेल पैनल। मतलब कि जो सोलर पैनल होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें छोटे छोटे सोलरों को, मतलब कि जो सौर सेल होते हैं उनको जोड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें सूर्य से जो भी प्रकाश इस पर गिरता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। कई बार पूछा गया है कि जो सौर सेल होते हैं या फिर जो सौर पैनल होता है ये करता क्या है, तो ये करता है जो सूर्य की ऊर्जा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, मतलब कि जो हम सीमेंट यूज करते हैं उस वो किससे किससे बना होता है, तो ये चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम से मिल करके बनाया गया होता है। अगला है कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आर्थिक रूप से या फिर पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं, तो इसे हम लैगून बोलते हैं। लैगून इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग गोसार्ड बेस सुरंग ये किस देश में है, तो आप इसे तो छोड़ दीजिए, यहाँ आप केवल ये बताइए कि गोसार्ड बेस सुरंग किस देश में है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये है सतजल में। और सिंगमोएड कोएन ये किसका भाग है, तो यह एक बड़ियात का भाग है। तो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत में जो 5 वर्ष की योजना बनती थी उसे अब किसमें बदलने की योजना बनाई, तो इसे अब कर दिया गया 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये जो नीति आयोग आप देख रहे हैं इसको हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, योजना आयोग। और ये योजना आयोग शुरुआत से ही भारत में काम कर रही थी जब से भारत लगभग आज़ाद हुआ। और इसके बाद इस योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नाम बदल करके इसे कर दिया गया नीति आयोग। हालांकि केवल नाम ही नहीं बदला गया है, इसके काम में भी फर्क है। योजना आयोग का काम था योजना बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देती है। तो यहाँ पे जो 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना चल रही थी इसको बदल करके 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट में बदलने की योजना है नीति आयोग की। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, जब भी इसकी मीटिंग होती है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा और हमेशा पीएम होते हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मांसपेशी की हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो इसे हम टेंडन बोलते हैं। कई बार पूछा गया है कि आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि आपके जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिच। ये कहाँ पे रहती है, तो ये कान की हड्डी है, देखा जाए तो मध्य कान की हड्डी है ये। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो भारतीय नागरिकता दी जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा दी जाती है भारतीय नागरिकता। और देखिए गृह मंत्री के द्वारा ही क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्रालय माना जाता है भारत सरकार में। और यहाँ पे जो भारतीय नागरिकता है इसके कुछ रूल्स हैं, क्योंकि आपको 7 साल यहाँ रहना होगा, इसके अलावा या तो आपके पिता या माता, इस तरह कई ठे रूल्स है इसके। लेकिन इसमें कई विशेष प्रावधान में छूट मिलता है गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ें तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये नारा वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आखिर महात्मा गांधी तो हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने करो या मरो का नारा कब दिया, तो इन्होंने दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तभी। और ये 9 अगस्त को शुरू किया गया, तो इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। वेदों की ओर लौट चलो ये कथन है दयानंद सरस्वती का। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इनका कथन था वेदों की ओर लौट चलो। आगे बढ़ते हैं तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कहा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आराम हराम है, तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और पहले ही ये लगभग 4 बार प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखिए जय जवान
जय किसान और जय विज्ञान यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि फार्मर पीएम है, जिनका भी डेथ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था मारो फिरंगियों को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है, ये नारा किसका था? तो ये नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। देखिए जो सारे नारे हैं ये कई बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। वैसे तो अधिकतर लोगों को ये सभी कुछ याद ही होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये थे समुद्रगुप्त, जो कि गुप्ता काल के थे। और नेपोलियन कहने का ये मतलब था कि ये भारत के अधिक राज्यों को जीत चुके थे। अगर आप देखेंगे इतिहास को उठा करके तो उसमें से लगभग मतलब कि 1100 से लेकर के 1500 के बीच में, मतलब कि जब तक मुगल आए और जब से मुगल मतलब कि पहले मुस्लिम शासक आना शुरू हुए तब से, इसके दौरान मतलब कि जो सबसे ज़्यादा एरिया पे कोई राज किया तो वो था अलाउद्दीन खिलजी और समुद्रगुप्त। तो इस तरह जो समुद्रगुप्त था इसको भारत का नेपोलियन कहने का कारण ये है कि इसने भारत के इसके जो घोड़े थे ये तीनों समुद्र के पानी पिए थे। तीनों समुद्र का मतलब कि बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो इस तरह ये सबका पानी पिए थे। ये पूरे लगभग भारत के बड़े हिस्से में इसका राज था। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगला है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? मतलब कि सती प्रथा को खत्म करने में, तो ये सबसे द्वारा ये राजा राम मोहन राय थे और ये 1829 की बात है। और देखिए जो सती प्रथा थी इसमें क्या होता था कि अगर किसी भी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस पति के चिता पे जो औरत है उसको भी जल के मरना होता था। तो ये थी सती प्रथा जो कि व्यापक रूप से समाज में फैली हुई थी और इसका अंत कराने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। हालांकि इकलौते व्यक्ति ये नहीं थे, इनके अलावा भी लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास कराया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इन्होंने प्रयास किया लॉर्ड विलियम बेटिक के साथ। जो लॉर्ड विलियम बेटिक था ये भी आपसे कभी कभी पूछा गया है, विलियम बेटिक के साथ। और विलियम बेटिक ने इन्हीं के कहने पर सती प्रथा को अंत किया। हालांकि इनके कहने पर ठगों का भी सुधार किया गया लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा ही। तो आप ये दोनों नाम याद रखिए, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिक का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। कहाँ पे की गई ये? तो ये की गई कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये होता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति का हम जन्म दिवस मनाते हैं। आप उनका नाम हमें कमेंट करके बताइए और ये आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ 2 अक्टूबर को एक और महान हस्ती का जन्म दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए उस महान हस्ती का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास इनका नाम था, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। तो ये गुजरात से थे और गुजरात में एक प्रथा है कि जब भी पूरा नाम पूछा जाए तो पिता के नाम के साथ ऐड किया जाता है। तो इस तरह इनका नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो कई बार पूछा गया है कि इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई। पिता का नाम अभी आपने देख लिया करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। तो पत्नी का क्या नाम था? ये था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी था। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और देखिए इस तरह की कई उपाधियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उपाधियों से ज़्यादा जो व्यक्तियों के उपनाम हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपाधियों के क्वेश्चन तो थोड़े बहुत कम आते हैं, लेकिन जो उपनाम वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं।
जैसे कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर अभी आपने देखा, इनको कहा जाता था विश्व कवि या फिर इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। इन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की भी उपाधि दी थी, जिसे इन्होंने छोड़ दिया। और भगत सिंह को क्या कहा जाता था? भगत सिंह तो शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। यहाँ पे हम आपको सभी नहीं बताएंगे, कुछ बता देते हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता था? सरोजनी नायडू को, तो इन्हें कहा जाता था भारत कोकिला, भारत कोकिला। सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था नेताजी। इसके अलावा देखिए 2 क्वेश्चन हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। चित्तरंजन दास को कहा जाता था देश बंधु, देश बंधु चित्तरंजन दास। लेकिन अगर यहीं पे आपसे दे दे देश रत्न, देश रत्न किसको कहा गया है? देश रत्न तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। और इसके अलावा जो शेख अब्दुल्ला हैं उनको बंग बंधु कहा जाता था, बंग बंधु। शेख अब्दुल्ला को बंग बंधु कहा जाता था, शेख अब्दुल्ला को। तो इस तरह कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपने राजा राम मोहन राय को देखा तो उनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और जो बापू के 5वें पुत्र हैं ये कहा जाता है जमनालाल बजाज को। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रशेखर को युवा तुर्क भी कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। और इसके साथ साथ जो शेख अब्दुल्ला थे उनको शेरे कश्मीर भी कहा गया है। तो इस तरह कई प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो ये है भारत रत्न। अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे तभी ये भारत रत्न होगा, क्योंकि ये किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। लेकिन अगर सर्वोच्च सैनिक सम्मान पूछे तब, तो सैनिक समाचार पूछेगा तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। मतलब कि ये हमेशा एक सैनिक को दिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि युद्ध काल के समय दिया जाता है अधिक मात्रा में। और ये मतलब कि एक सैनिक को ही मिलेगा, कभी ये किसी नागरिक को नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो भारत रत्न है ये नागरिक को भी दिया जा सकता है। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। तो ये हैं पहले प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जो कि असम से आते थे। और तीसरे व्यक्ति कौन है आप हमें कमेंट करके बताइए। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, 2 लोगों के नाम हमने आपको बता दिए हैं, तीसरे कौन थे आपको कमेंट करके बताना होगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और वहाँ पे एक दादा साहब थे, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए किसी महिला को तो ये रानी देवी रानी थी, उनको सबसे पहले ये अवार्ड मिला था। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो अभी हमने आपको बताया परमवीर चक्र। और इस तरह कई हैं, जैसे कि वीर चक्र हैं, वीरता चक्र हैं। तो इस तरह जो आपसे कई बार बस यही पूछा गया है सर्वोच्च के बारे में, सबसे ऊंचे के बारे में, तो यह है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। लेकिन ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ 1960 में। मतलब कि कंप्यूटर के समय में महान क्रांति आई 1960 में। कंप्यूटर से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि CPU इसका फुल फॉर्म, तो इसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ पूछा जाता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इस तरह की कई वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे कहीं के भी ऑल वर्ल्ड, तो ये थे यूरी गागरिन। ये रूस के द्वारा भेजे गए थे, जिसे उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ मतलब कि यूएसएसआर, यूएसएसआर। हालांकि बंटवारा होने के बाद अब केवल रूसी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। महिला सशक्तिकरण के लिए हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से, और इससे आपके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो गला। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सी की कमी से होता है स्कर्वी। डी की कमी से होता है रिकेट्स। ई की कमी से होता है प्रजनन रिलेटेड प्रॉब्लम। के की कमी से होता है खून से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यही खास करके आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। रतौंधी होगा तो आपको रात में मतलब एकदम नहीं दिखेगा, हालांकि जो भी आम लोग होते हैं उनको रात में थोड़ा बहुत दिखता है। बेरी बेरी भी है, स्कर्वी में आपके जो स्किन है वो फटने लगती है, तो ये जो खट्टे फल है उसमें पाया जाता है। रिकेट्स में ये बच्चों को होता है, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश से ठीक हो सकता है। अगला है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, मतलब कि कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है, तो ये है अग्नाशय। और डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरंड कप दिया जाता है फुटबॉल में। और दिलीप ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, ये आपके लिए चौथा क्वेश्चन होगा। दिलीप ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यह है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को रखा गया है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया था। चीन की मुद्रा कौन है, तो यह है युआन, या फिर इसे आप रेनमिंबी भी बोल सकते हैं। रेनमिंबी जो अपडेटेड नाम है इनका। तो आगे बढ़ते हैं, भारत की मुद्रा है रुपया। आगे बढ़ते हैं तो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं, तो इसे हम कहते हैं यारदांग। मतलब कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे हवाएं हमेशा लगभग एक ही दिशा में चलती हैं, कुछ दिनों तक पूरब, कुछ दिनों तक पश्चिम। इस स्फेनोमैनोमीटर द्वारा दिए गए विकल्पों में से किससे रक्तदाब को मापा जाता है, तो जो स्फेनोमैनोमीटर होता है ये धमनियों के ब्लड प्रेशर को मापता है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे काम करता है। यहाँ पे पूछा गया है WIMAX का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबलेट फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भारत निम्न में से किस देश में 4 बाहर बंदरगाह बना रहा है, तो ये बना रहा है भारत ईरान में। और इस तरह की ये एक विदेश नीति है कि विदेश में एक बंदरगाह को लेकर, एक एयरपोर्ट को लेकर विदेशी सरकार काम करे, तो ये एक विदेश नीति के तहत बनाया जा रहा है। रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया, तो ये भाग लिया गया था जिम्नास्टिक के रूप में। कई बार पूछा गया है कि दीपा कर्माकर क्या है, तो ये एक जिम्नास्टिक है और इन्होंने पहली बार भाग लिया था रियो ओलंपिक में। अगला ओलंपिक कब होने वाला है, तो अगला ओलंपिक होगा 2020 में। कहाँ होगा, जापान में। आगे बढ़ते हैं तो इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम था जो कि 2016 मई में फिर से विस्फोट हुआ, तो इसका नाम था माउंट सिंगाबुंग। माउंट सिंगाबुंग उसका नाम था। कहाँ पे, तो ये था इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं तो सीडो का संबंध किसके विकास से है, तो सीडो का संबंध है लघु विकास से। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में है, तो इसका नया नाम बदल के कर दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। और ये अब्दुल कलाम को मतलब कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम बदल के रखा गया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, जो कि मोहनजोदड़ो से हमें मिली है खुदाई से, तो ये है ग्रेट ग्रेनरी। मतलब कि वहाँ पे अनाज रखने का जो एक घर मिला है वो मिला है, उसे हम ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। सूचना के रूप से दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में होता है, तो ये होता है मानचित्र के रूप में, जो एक विषयक मानचित्र कहा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।